नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बौद्ध काल में जो उच्च शिक्षा थी उसके बारे में। जैसा कि मैंने पहले वैदिक काल के जो वीडियो थे उसमें मैंने बताया था कि वैदिक काल में एक विशेष वर्ण को उच्च शिक्षा से वंचित किया गया था या एक विशेष जाति को उच्च शिक्षा से वंचित किया गया था। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, बौद्ध काल एक प्रकार से वैदिक काल के कर्मकांडों या दूसरी पद्धतियों के विरुद्ध एक बना हुआ धर्म था या जिस धर्म का उद्भव हुआ था। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो बौद्धकालीन उच्च शिक्षा थी उसमें किसी को भी वंचित नहीं किया गया था। बौद्धकालीन उच्च शिक्षा सभी के लिए थी, सभी जातियों के लिए थी। इस बौद्ध काल में जो शिक्षा में जो प्रवेश की उम्र थी वह साधारणतः लगभग 12 वर्ष की उम्र में उच्च शिक्षा में प्रवेश होता था और यह शिक्षा लगभग 12 वर्ष ही चलती थी, यानी जो उच्च शिक्षा की अवधि थी वह लगभग 12 वर्ष थी। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की। तो जो बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम था वह दो भागों में विभक्त था, लौकिक और आध्यात्मिक। लौकिक से मतलब है जो जीवन उपयोगी विषय थे, जीवन में काम आने वाले जो विषय थे, भौतिक चीज़ों से जुड़े हुए जो विषय थे, जीवन यापन कैसे किया जाए, देश की रक्षा कैसे की जाए, चिकित्सा पद्धति क्या होती, इन सारे विषयों से संबंधित जो पाठ्यक्रम था वह लौकिक विषय कहे जाते थे। दूसरा था आध्यात्मिक विषय। आध्यात्मिक विषय का मतलब था जो धर्म से संबंधित या ये कहें कि निर्वाण कैसे प्राप्त किया जाए, इन सारी जो बातों से जुड़े हुए विषय थे वह आध्यात्मिक विषय के अंतर्गत आते थे। अब हम सबसे पहले नज़र डालते हैं कि लौकिक विषय कौन कौन से उस समय रहे। तो यहाँ मिलिंद प्रश्न जी के अनुसार ये जो विषय हैं ये मुख्यतः पढ़ाए जाते थे। चारों वेद, इतिहास, शब्द विज्ञान, छंद शास्त्र, स्वर विज्ञान, काव्य, व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति विद्या, फलित ज्योतिष, गणित ज्योतिष, 6 वेदांग, शकुन विज्ञान, प्रतीक शास्त्र, स्वैपन विज्ञान, धूमकेतु और उसका विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, सूर्य चंद्र ग्रहण, गणित, विवेचन विद्या, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक दर्शन, संगीत शास्त्र, जादूगरी, पक्षियों एवं जंतुओं की भाषा, चिकित्सा तथा शल्य विज्ञान, कला, साहित्य, चित्रकला, युद्ध कला। अब हम देखते हैं कि इतने जो विषय थे, मैं समझता हूं कि जीवन से संबंधित शायद ही कोई ऐसी बात हो जो इन विषयों में सम्मिलित ना हो, चाहे आकाश की बात हो, खगोल की बात हो या जीवन उपयोगी जो भी बातें थी वो इन विषयों में समाहित थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लौकिक विषय थे वे बहुत ही विस्तृत थे और लगभग जीवन के हर पहलू को उन विषयों के अंतर्गत छुआ गया था, या जीवन से संबंधित सभी प्रकार की जो शिक्षा हो सकती थी वह लौकिक विषयों के माध्यम से दी जाती थी। अब हम आगे बात करेंगे आध्यात्मिक विषयों के बारे में। तो बौद्ध काल में जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था वह बौद्ध शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था। आध्यात्मिक विषयों में बौद्ध शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाता था, बौद्ध साहित्य पर ध्यान दिया जाता था, जैसे त्रिपिटक, विनय, धम्म आदि। यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जितना भी साहित्य था उसकी विशेष शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा में दी जाती थी। उसके साथ साथ क्योंकि यह शिक्षा मुख्य रूप से भिक्षुओं को दी जाती थी, तो आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ भिक्षुओं को मठ या विहार के निर्माण की और उन निर्माणों का, उन जो भवनों का संचालन या मठ और एवं विहारों का संचालन कैसे किया जाए, इस प्रकार की भी शिक्षा दी जाती थी। क्योंकि भिक्षुओं के हाथ में उस समय शिक्षा की पूरी बागडोर होती थी, इसीलिए धर्म प्रचार करना, निर्माण प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भिक्षुओं से जुड़ी हुई होती थी। इसीलिए बौद्ध साहित्य की शिक्षा और मठ विहारों के निर्माण के साथ साथ उनके प्रबंधन की शिक्षा भी दी जाती थी आध्यात्मिक शिक्षा के अंतर्गत। इसके अलावा
चाहे वैदिक धर्म से संबंधित शिक्षा हो या जैन धर्म आदि से संबंधित शिक्षा हो, उनकी शिक्षा भी आध्यात्मिक विषयों में दी जाती थी, क्योंकि दूसरे धर्मों या दूसरी पद्धतियों या परंपराओं से तुलना करने के लिए इस प्रकार की शिक्षा देना बहुत आवश्यक था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्ध साहित्य के साथ साथ जैन और वैदिक धर्म की शिक्षा भी आध्यात्मिक विषयों के अंतर्गत दी जाती थी। अब हम बात करेंगे कि बौद्ध काल में जो शिक्षा प्रणाली थी उसका माध्यम क्या था, वह किस भाषा में पढ़ाई जाती थी। तो जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वैदिक काल में शिक्षा का जो माध्यम था वह मुख्य रूप से संस्कृत भाषा थी। इसीलिए वैदिक काल में शिक्षा संपूर्ण जनमानस तक नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि संस्कृत का ज्ञान सभी क्षेत्रों में नहीं था। लेकिन बौद्ध काल में इस चीज पर विशेष ध्यान दिया गया और यह प्रयास किया गया कि जो भाषा जनमानस की भाषा है या ऐसी कोई भाषा जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है उसे शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि बौद्ध काल में जिस क्षेत्र में बौद्ध काल की उत्पत्ति हुई थी, जहाँ जैसे जैसे बौद्ध काल का प्रसार हो रहा था, तो ये देखा गया कि पाली भाषा बहुत बड़ी जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है। इसीलिए उस समय की जो मुख्य शिक्षा का जो माध्यम था वह था पाली भाषा। पाली भाषा को शिक्षा का मुख्य रूप से माध्यम बनाया गया। लेकिन इसी के साथ ही महात्मा बुद्ध जानते थे कि देश के सभी क्षेत्रों में पाली भाषा नहीं बोली जाती है, तो उन्होंने अपने भिक्षुओं को भी आदेश दिया और उनका विशेष तौर से कहना था कि भाषा की वजह से कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। इसीलिए देश की जितनी भी प्रचलित भाषाएं थीं, जो भी भाषा जिस क्षेत्र में बोली जाती थी, उस क्षेत्र में उसी भाषा में शिक्षा का प्रबंध किया जाता था। यानी कि पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि एक प्रकार से पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली थी, शिक्षा से कोई वंचित ना रह जाए, इसीलिए पाली भाषा और देश की अन्य प्रचलित भाषाओं को भी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। आगे हम बात करते हैं वैदिक साहित्य की। जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के साथ साथ भी वैदिक साहित्य को भी पढ़ाया जाता था, और इस वैदिक साहित्य को पढ़ाने की जो मुख्य भाषा थी वह संस्कृत थी। तो यहाँ यह कहा जा सकता है कि पाली, देश की अन्य प्रचलित भाषाएं एवं संस्कृत भी शिक्षा का माध्यम थी। और यह भी उल्लेखनीय है कि बौद्धकालीन शिक्षा के चलने के साथ साथ वैदिक कालीन शिक्षा के जो संस्थान थे वह भी लगातार चलते रहे थे, क्योंकि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली ने अपनी पद्धति को शुरुआत तो की थी, लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा का विरोध नहीं किया था। एक प्रकार से ऐसे नहीं था कि आप अपनी चलाइए हम अपनी चलाएंगे, इस प्रकार का एक माहौल था। किसी का खुला हुआ वैसा विरोध नहीं था कि उस वैदिक कालीन शिक्षा के संस्थान बंद कर दिए जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। दोनों प्रकार की संस्थाएं लगातार चल रही थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृत भी माध्यम था, पाली भी माध्यम था और देश की अन्य प्रचलित भाषा भी माध्यम थी उस समय शिक्षा का। आगे हम बात करते हैं कि बौद्ध शिक्षा के केंद्र, यानी मुख्य रूप से किन केंद्रों में बौद्धकालीन शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जो शिक्षा थी वह मठ एवं विहारों में दी जाती थी। मठ एवं विहार भी तीन प्रकार से हो सकते थे। एक तो वह मठ या विहार होते थे जिसमें सिर्फ प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, एक वो मठ विहार होते थे जिसमें सिर्फ उच्च शिक्षा दी जाती थी, और एक वह मठ विहार होते थे जिसमें प्राथमिक भी और उच्च भी दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मठ और विहारों में तीनों प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, प्राथमिक, उच्च, उच्च एवं प्राथमिक, तीनों प्रकार से शिक्षा दी जाती थी। अब हम बात करते हैं उस समय के विश्वविद्यालयों के बारे में। जब मठ और विहारों के अलावा उस समय विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की भी स्थापना देश में हो चुकी थी, और वे बहुत ही उच्च कोटि के थे। और यह कहा जाता है कि लगभग पूर्वी एशिया के ज़्यादातर देश भारत में, वहाँ से छात्र पढ़ने के लिए आते थे, चाहे चीन हो या
थाईलैंड, यानी एक प्रकार से कहें कोरिया या जितने भी पूर्वी एशिया के उस समय देश थे, बहुत ज़्यादा देशों से हमारे यहाँ छात्र भारत में पढ़ने के लिए आते थे। उस समय भारतीय जो शिक्षा का स्तर था वह बहुत उच्च था। भारतीय शिक्षा पद्धति थी जो वह बहुत ही प्रसिद्ध थी और विश्व प्रसिद्ध थी, इसीलिए बाहर देशों से छात्र भारत में पढ़ने के लिए आते थे। तो यहाँ हम देखते हैं जो उस समय के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे उनमें से कुछ का उल्लेख नदिया, वल्लभी, विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा, ये विश्वविद्यालय उस समय के बौद्धकालीन शिक्षा के जो विश्वविद्यालय थे यह विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय उस समय थे। आगे हम बात करते हैं परीक्षा एवं उपाधियों की। तो जहाँ तक परीक्षा एवं उपाधियों की बात है तो हम पाते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में जब शिक्षक अपने शिष्य से पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाता था तो वह उसे उत्तीर्ण घोषित कर देता था। यहाँ उत्तीर्ण घोषित का मतलब यह नहीं था कि उसे किसी प्रकार का प्रमाण पत्र दिया जाता था, सिर्फ शिक्षक की संतुष्टि ही एक प्रकार का प्रमाण पत्र था। लिखित में कोई भी प्रमाण पत्र छात्रों को नहीं दिया जाता था, मौखिक रूप से ही उसे उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता था। लेकिन प्राथमिक शिक्षा में उत्तीर्ण घोषणा से पहले शिक्षक की संतुष्टि आवश्यक होती थी। शिक्षक के संतुष्ट होने पर ही प्राथमिक शिक्षा से छात्र को उत्तीर्ण माना जाता था। अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा की। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उच्च शिक्षा में प्रवेश के समय भी एक परीक्षा होती थी और बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की यह एक विशेष बात थी। यहाँ जाति देखकर प्रवेश नहीं होता था, यहाँ छात्र की योग्यता देखकर प्रवेश होता था। छात्रों को उसकी अगर योग्यता नहीं है उसकी प्रवेश के लायक तो उसे बिल्कुल भी प्रवेश नहीं मिलता था। किसी भी जाति का छात्र हो सकता था लेकिन उसका योग्य होना बहुत जरूरी होता था। जब वह प्रवेश परीक्षा पास कर लेता था तभी उसे उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था। अब जहाँ तक परीक्षा उत्तीर्ण की उसकी बात है तो यहाँ जब उसका समय पूर्ण हो जाता था पढ़ाई का, जब वह अपने विषयों से संबंधित पढ़ाई पूरी कर लेता था तो भिक्षुओं के एक पैनल के द्वारा, भिक्षुओं का मतलब गुरुओं के एक पैनल के द्वारा उसकी मौखिक परीक्षा ली जाती थी। विभिन्न प्रकार के प्रश्न उससे पूछे जाते थे। जिन विषयों का उसने अध्ययन किया है लगभग सभी विषयों से संबंधित उससे जो भी विषय विशेषज्ञ होते थे उनके द्वारा प्रश्न पूछे जाते थे और जब वह सभी प्रकार से उनको संतुष्ट कर देता था, उनके प्रश्नों का उत्तर दे देता था, तभी उसे उत्तीर्ण घोषित किया जाता था और उपाधियां से उसे अलंकृत किया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे प्रवेश परीक्षा हो या परीक्षा हो उत्तीर्ण करने वाली, यानी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद जो परीक्षा होती है उसमें पूरी तरीके से भिक्षुओं का संतुष्ट होना बहुत जरूरी था और बहुत ही एक लोकतांत्रिक तरीके से परीक्षाएं ली जाती थीं। समानता का भाव था लेकिन योग्यता से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध काल में जो उच्च शिक्षा का स्तर था वह बहुत ही उच्च कोटि का था, क्योंकि सभी प्रकार की परीक्षाएं बहुत ही अच्छी तरीके से ली जाती थी, लोकतांत्रिक तरीके से ली जाती थी।